अस्सलाम वालेकुम। स्टार पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबसार अहमद और आज हम बात करेंगे उस मौजू पर जिसका है आपको शिद्दत से इंतज़ार और आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टार पॉइंट ने अभी तक इधर लबकुशाई क्यों नहीं की। जी हां, आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स पर। जब सोच हो वहशती रंगीन तो अमल भी होता है निहायत जुर्म संगीन, और फिर खुलती है फाइल एप्स्टीन। जी हां, एप्स्टीन आजकल हर मीडिया पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जेफरी एप्स्टीन हर जगह एप्स्टीन फाइल के चर्चे हैं। और इस पर यकीनन आप लोग वाकिफ भी होंगे कि एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या, मगर इसमें है बहुत सारे ऐसे उमूर जिन पर तवज्जो देनी ज़रूरी है। और ये ऐसे मामलात हैं कि अगर हमने इससे सरफ़े नज़र किया तो यकीनन दुनिया एक अंधेरी दुनिया में तब्दील हो सकती है। जेफरी एप्स्टीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ऐसा शख्स, एक पुरस्कार शख्स जिसके कारोबार का भी किसी को नहीं पता, वो रातों रात अमीर हो जाता है और फिर अमीर होने के बाद वो सिर्फ उस दौलत को किस तरह बरूए कार लाता है कि दुनिया की एलीट क्लास, जी हाँ, दुनिया की एलीट क्लास, चाहे वो नॉलेज एलीट हो या इकोनॉमिकल एलीट हो, वो सब के सब उसके चुंगल में आते रहते हैं। और ये फाइल्स भी खोलने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि मगरबी मीडिया है। और साथ साथ अमरीकी अदालत ने इस फाइल्स को खोला जहां पर इतने ताकतवर लोग हैं जो कि खुद इसके अंदर इन्वॉल्व भी हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे लिबरल हजरात ये भी कहते हुए मिलेंगे कि अमेरिका के अंदर आप इंसाफ देखें कैसा है कि मीडिया, वहाँ का मीडिया खुद वहाँ के सदर के खिलाफ बाकायदा फाइल्स खुलवाता है और वहीं की अदालत ही ये बताती है। मगर दूसरी जानिब वही अदालत 2008 में एप्स्टीन को इस तरह की सहूलियात देती है कि एप्स्टीन तमाम तर जराइम साबित होने के बावजूद इस तरह अय्याशी के साथ जेल में ज़िंदगी गुजारता है कि जैसे वो अमेरिका की जेल नहीं बल्कि कराची की सेंट्रल जेल हो। तो इतना तजाद क्यों कर है, आज जानेंगे ये सब कुछ इस वीडियो में। तो जनाब, एप्स्टीन के बारे में मैं आपको मुख्तसर बताता चलूं कि 1953 को न्यूयॉर्क के एक मुतवस्सित घराने में जन्म लेने वाला जेफरी एप्स्टीन, जो कि तालीम में भी बस मामूली दर्जे का तालिब इल्म था, कॉलेज में भी मुकम्मल तालीम हासिल नहीं कर सका और अपनी ग्रेजुएशन की तालीम अधूरी छोड़ने के बाद एक प्राइमरी स्कूल टीचर लग गया जहां पर वो हिसाब किताब यानी मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाता था। मैथ्स उसकी बेहतरीन थी मगर उसे ये भी रास ना आया और उसने फिर रुख किया वॉल स्ट्रीट का। वॉल स्ट्रीट अमेरिका की जहां से मईशत का पहिया चलता है, और फिर वो वॉल स्ट्रीट पर जाता है और एक अपनी कंपनी बनाता है और ये बताता है कि मैं दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोगों के अकाउंट्स को मैनेज कर सकता हूं। और फिर वो इस तरह दौलत के अंबार में घिरता चला जाता है और फिर देखते ही देखते दौलत एप्स्टीन के घर की बांदी बन जाती है। और फिर क्या होता है कि एप्स्टीन इस दलदल में जाने के बाद दूसरों को डुबोने लगता है और इसके लिए वो रास्ता इख्तियार करता है जो निहायत संगीन, घिनौना और ऐसा है कि हम और आप इस पर गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। मगर क्या ये तारीख़ आलम में पहली मर्तबा हुआ है या इससे पहले भी होता रहा है, और इसके पीछे दर हकीकत क्या है, ये सब जानने के लिए और ये सब चीज़ें समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो जनाब, हम तारीख़ आलम में देखते हैं तो ऐसा ही वाक़या हसन बिन सबा के साथ भी मिलता है, जिसने हज़र मौत में अपना एक छोटा सा कला बना रखा था। वहाँ पर हशीश पिलाने के बाद कमसिन लड़कियों को रखा हुआ था और लोगों को ये बताता था कि ये हूर हैं, और फिर उन लोगों को खुदकुश हमले के लिए तैयार करता था। और देखते ही देखते हशाशीन नामी उस जमात ने कितने ही आलम इस्लाम के स्कॉलर्स को फिदाई हमले करके शहीद किया। ये तो है एक साबिका रुख। मगर फिर क्या होता है, बाद अज़ा इंग्लैंड की तारीख में भी, अमेरिका की तारीख में भी इस तरह के घिनौने जराइम मौजूद रहते हैं, जिसके लिए ये कहा जाता है कि इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब वो ख्वाहिशात का गुलाम बनना शुरू होता है तो खूब से खूब तर और बद से बदतर तक जाने की भरपूर कोशिश करता है। इसीलिए कुरान पाक में कहा कि अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि इनकी कसरत ख्वाहिश ने इन्हें कब्र तक ला पहुंचाया, मगर इनकी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती।
यही हाल जेफरी एप्स्टीन का भी था। मगर जेफरी एप्स्टीन ये क्यों कर रहा था? क्या ये सिर्फ उसकी ख्वाहिशात हैं या फिर एक बहुत बड़े एजेंडे का पेश खैमा? ये सब कुछ अब हम जानते हैं। जेफरी एप्स्टीन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और यकीनन आप लोग जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन इस घिनौने काम में किस तरह शरीक हुआ। मगर एक और वाकया भी सुनते जाइए कि इस वक्त आलमी मीडिया इस खबर को जिस अंदाज में बता रहा है और जिस तरह से इसके रद्द सामने आ रहे हैं, और उसके बाद होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जेफरी एप्स्टीन पहले भी बच चुका है और इसमें जो नाम आए हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर निहायत मुअज़्ज़ज़, निहायत शरीफ समझे जाते हैं, दुनिया में और इंसानियत का बीड़ा उठाने वाले लोग माने जाते हैं। मगर वो लोग सबके सब इस घिनौने काम में शरीक हैं। मगर एक वाकया सुनते जाइए। सिंध का राजा था राजा दाहिर, यकीनन आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसके पीछे, जिसके ताक़ुब में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह आए। राजा दाहिर के एक वजीर ने उसे मशवरा दिया कि अगर तुम सिंध धरती के ताहयात हुक्मरान बनना चाहते हो तो अपनी बहन से कर लो शादी। जी हाँ, एक अजीब बात थी और उस वक्त लोग घबराए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और राजा खुद घबराया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके वजीर ने मशवरा दिया कि तुम शादी कर लो, और उसने उसको एक तरकीब बताई। उसने कहा कि एक बकरी लेकर आओ, बकरी के ऊपर कुछ खाद वगैरह चस्पा कर दो और उसमें कुछ दाने डाल दो। अच्छा, ऐसे ही राजा के हुक्म पर हुआ। कुछ ही दिनों में बकरी के अंदर से, बकरी के जिस्म पर से घास फूस निकलनी शुरू हो गई। फिर उसने, वजीर ने कहा कि एक काम करो, इस बकरी को मार्केट में छोड़ दो। लिहाजा बकरी मार्केट में गई। उसके बाद क्या होता है, लोगों ने 3-4 दिन 5 दिन बातें बनाई। उसके बाद सब कुछ हो गया नॉर्मल, और फिर लोगों ने बातें बनानी छोड़ दी। तो वजीर ने कहा कि तुम्हारे साथ जब तुम बहन से शादी करोगे तो 4-5 दिन बातें बनेंगी, महीना ये एक मौजूए बहस रहेगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो जनाब, सूरत हाल ये है, एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मिलने वाले जराइम की तफसीलात इतनी भयानक, इतनी घिनौनी हैं कि मैं और आप ना सुन सकते हैं, ना हम इसे ओपनली बयान कर सकते हैं। मगर जब ये एप्स्टीन फाइल्स के जरिए ये जराइम खुलकर सामने आएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात होगी, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा नॉर्मल, और फिर हमारे लिए वो जुर्म जराइम नहीं रहेंगे। जैसा कि कुछ ही अरसे कबल आपको याद होगा कि साबिक गवर्नर सिंध की एक वीडियो आती है, जिसके अंदर जो कुछ है, मुझे तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर वही साबिक गवर्नर साहिब आज भी लोगों के सामने आते हैं और लोग उस बात को निहायत मिजाह में लेकर उड़ा देते हैं। यानी एक बहुत बड़े जुर्म को नॉर्मलाइज करने के लिए भी चीजें सामने लाई जाती हैं, जिसे सुनकर एक आम इंसान भी कांप उठता है, वो सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं। ये मेरी एक राय है। अब इससे इत्तेफाक या इख्तलाफ ये आपके ऊपर मुनहसर है, मगर जरूर इस बात को पेश नजर रखिएगा और साथ साथ ये भी देखते रहिए कि दुनिया जराइम के दलदल में किस तरह जा रही है और इसके पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं, और वो लोग हैं जिनको लोग अपना मसीहा समझते हैं। बहरहाल, जेफरी एप्स्टीन की तरफ हम दोबारा आते हैं। जेफरी एप्स्टीन अपनी सोच और अपनी अय्यारी से दौलत जरूर बनाता रहा, मगर उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आता है जब सन है 1991। एक यहूदी मुसन्निफ रॉबर्ट मैक्सवेल, उसकी बेटी है गिस्लीन मैक्सवेल, उसका राब्ता होता है जेफरी एप्स्टीन से। याद रखिएगा, यहूदी लड़की है, वो उससे मिलती है और फिर उसके साथ इस तरह कारोबार में शरीक हो जाती है और फिर वही उससे मशवरा देती है। याद रखिएगा कि हिटलर ने एक बात कही थी कि दुनिया के अंदर कोई भी जुर्म हो, मेरा ये यकीन है, मेरा ये अकीदा है कि उसके पीछे यहूदी हाथ कार फरमा होगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पीछे भी गिस्लीन मैक्सवेल की शक्ल में एक यहूदी मौजूद है, और ये क्यों कर है मुझे तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर फिर इंशाअल्लाह कभी हम बात करेंगे। वो इसको लेकर आती है इस घिनौने कारोबार के अंदर, और वो करती है लड़कियों की स्मगलिंग। कमसिन लड़कियों को लेकर आती और फिर उनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए बड़ी बड़ी शख्सियात को दावत दी जाती, क्योंकि जराइम में घिरे हुए इंसान को कुछ नया चाहिए होता है। आजकल दुनिया में देखें, जो जराइम होते हैं और बिलखुसूस जो जिनसी जराइम होते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को फैसिनेट करती है, इस तरह की सोच वालों को,
वो है कमसिन बच्चे, वो है अननेचुरल चीजें, तो वो सब चीजें लाइव दिखा रहा होता है जेफरी एप्स्टीन। कमसिन बच्चियों को वो घेर घेर के, हरफे आम में मैं कहूँगा घेर घेर कर लाती है, और वो स्कूल में जाती है और जहाँ देखती है कि मुतवस्सित घराने की लड़कियाँ हैं, उनको लालच देती है जॉब की, और वो कहती है कि मसाज सेंटर है, और फिर वो जब लेकर आती है तो उसके बाद वहाँ से खेल शुरू होता है, वो जिससे हम और आप आज सुन रहे हैं और अपना दिल पकड़कर बैठ रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन और गिस्लीन मैक्सवेल शुरू में तो निहायत खुफिया जगहों पर ये सारे काम करवा रहे होते हैं, मगर इस दौरान उसके पास दौलत इतनी आ जाती है कि वो एक जजीरा खरीदता है। 1998 में वो लिटिल जैम्स के नाम से वर्जीनिया आइलैंड के करीब एक जजीरा खरीदता है और फिर वहां पर लोगों को बुलवाता है, और वो लोग होते हैं जिनके हाथ में दुनिया की ज़मामे कार होती है, और फिर देखते ही देखते उसका नेटवर्क इतना वसी होता है कि वो दूसरा जजीरा $22 बिलियन के एवज खरीद लेता है, जिसका नाम वो रखता है ग्रैंड जैम्स आइलैंड, और फिर वहां पर ये कारोबार शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आती हैं बड़ी बड़ी शख्सियात, जिनमें पहला नाम आता है उस शख्स का जो इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। मेरी मुराद है बिल गेट्स। अब आप सोचें कि बिल गेट्स और इतना घिनौना काम ये कैसे मुमकिन है, मगर फिर याद रखिए कि गुज़श्ता चंद सालों कबल बिल गेट्स की बीवी ने भी उससे अलहदगी हासिल कर ली थी, जिस पर लोग हैरान थे कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी से उसकी बीवी क्यों अलग हो जाती है। तो असल में उसके पीछे, जो पर्दे के पीछे जो असल कहानी है, वो यही एप्स्टीन है। क्योंकि कहा जाता है कि बिल गेट्स को जिस तरह का शौक था, बिलखुसूस इसके लिए गिस्लीन मैक्सवेल रूसी लड़कियां लेकर आती थी, जिसकी वजह से बिल गेट्स अपना जौहर हयात खो बैठा था, और फिर जो सूरत हाल रही कि वो अपनी बीवी का सामना नहीं कर सकता था। ये सारी बातें आई हैं एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। उसके बाद दूसरी शख्सियत आती है जो इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर बना हुआ है, और वो कहता है कि मुझे नोबेल प्राइज दिया जाए क्योंकि मैंने करवाई हैं जंगें बंद। जी हाँ, मेरी मुराद है, आप समझ गए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपनी रंगीन मिजाजी की वजह से अपना सानी नहीं रखते, और डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के उन इब्तदाई दोस्तों में से हैं जो उसके साथ साथ रहे। 2005 में डोनाल्ड ट्रंप यही कहते हुए मिलते हैं कि एप्स्टीन और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि मैं और एप्स्टीन हम ज़ौक हैं, और हमारा ज़ौक है कमसिन लड़कियां। अब वो कितनी कमसिन है, क्या 18 साल से कम है? ये यकीनन सब कुछ खोल दिया है एप्स्टीन फाइल्स ने। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके प्राइवेट तैयारे में 26 मरतबा परवाजें की, 26 मरतबा उसकी आइलैंड पे गए। गो के डोनाल्ड ट्रंप इसका इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं जेफरी एप्स्टीन के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी, मगर इसके बावजूद 2005 में वो कहते हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा और उसका ज़ौक एक ही है। अब आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये बात कह रहा है और इस वक्त दुनिया का वाली वारिस बना फिर रहा है खुद साख्ता तौर पर, और फिर यहाँ पर बात आती है वही यहूदी लॉबी की, क्योंकि रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिस्लीन मैक्सवेल है इसके पीछे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि मजहबी तौर पर ईसाई हैं और बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे वो इसराइल के सफीर हों, मगर कहीं ना कहीं तो गैरत जाग जाती है ना। तो बस डोनाल्ड ट्रंप की भी कहीं ना कहीं गैरत जरूर जागी होगी जब भी वो इसराइल के खिलाफ मुबहम अंदाज में आते हैं और कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। A new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. यानी अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका सबसे पहले अपने आप को देखेगा, उसके बाद किसी और को देखेगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है, एप्स्टीन फाइल्स खुलकर सामने आ जाती हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हो रहा है वो खुद परेशान हो गए हैं। यहीं पर याद रखिएगा सदर क्लिंटन के साथ भी यही हुआ था। जैसे ही सदर बिल क्लिंटन इसराइल के खिलाफ जाने लगे तो उनका मोनिका के साथ स्कैंडल बना दिया जाता है, और फिर बिल क्लिंटन को सदारत से इस्तीफा देना पड़ता है, और फिर बिल क्लिंटन अमेरिका के अंदर एक प्ले बॉय की शख्सियत में सामने आते हैं। तो यही कुछ है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपनी रंगीन मिजाजी की वजह से मशहूर हैं,
मगर यहूदी लॉबी ये बता रही है कि तुम इधर उधर अगर हुए तो हमारी फाइल्स और तुम्हारे खिलाफ सब कुछ शवाहिद मौजूद है। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत का नाम है, जिनमें से एक ऐसी शख्सियत भी है जिसके बारे में सुनकर मुझे तो अजीब लगा, और यकीनन जब उसका नाम सामने आया तो आपको भी अजीब लगा होगा। नाम है स्टीफन हॉकिंग। जी हाँ, वो साइंसदान जो कि माजूर है, हिल भी नहीं सकता, मगर वो इस तरह के कामों में मुलव्वस है। अब स्टीफन हॉकिंग जो है वो क्या कर रहे थे, ये एक सवालिया निशान है। मगर स्टीफन हॉकिंग का बयान खुद भी उनके खिलाफ जाता है जब वो अपने एक बयान में कहते हैं कि मैं जिस्म से माजूर हूँ, सेक्सुअली तो माजूर नहीं। और फिर याद रखिए कि 1995 में स्टीफन हॉकिंग ने दूसरी शादी भी की थी। अगर एक शख्स जो कि 1960 के बाद से ग्रेजुअली माजूर होना शुरू हुआ है, और लोग कहते हैं पहली शादी उस वक्त हो चुकी थी, उनके बच्चे हो चुके थे, तो 1995 में दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत थी जबकि वो मुकम्मल तौर पर व्हील चेयर पे थे। तो स्टीफन हॉकिंग के मुताल्लिक ये जो बातें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि वो सब कुछ सारा तमाशा अपनी आंखों से देखकर अपने दिल को खुश किया करते थे, क्योंकि कुछ जिनसी भेड़िए ऐसे होते हैं कि उन्हें जब वो करने के काबिल नहीं रहते तो वो देखकर अपना दिल बहलाते हैं। और साथ साथ ऐसी ऐसी बातें स्टीफन हॉकिंग के मुताल्लिक आई हैं जिन पर मुझे कुछ कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है, इसीलिए मैं इसी बात को सेंसर करता हूं। तो ये कुछ बड़े नाम हैं। अब हम आते हैं उस शख्सियत के बारे में जो कि पाकिस्तान में भी 80s के दौर में अपने कैरियर के उरूज के ज़माने में प्ले बॉय कहलाते थे। ख़वातीन का दिल जीतना, अदाकाराओं को अपनी तरफ राग़िब करना उनसे एक मशरूत था। जी हाँ, मेरी मुराद है इमरान खान। और इमरान खान का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आया है, मगर वो किस तरह आया ये एक अजीब बात है। इमरान खान की एक तस्वीर गैज़लीन मैक्सवेल के साथ सामने आती है जो कि 1990 की किसी पार्टी के अंदर है। 31 जुलाई 2018 की कुछ ईमेल्स हैं जिसमें एक अननोन शख्स मुखातिब है किसी अननोन शख्स के साथ। मगर बात यही है, चूंकि वो अकाउंट एप्स्टीन का है तो हम उसे एप्स्टीन पर ही मुंतबिक करेंगे। उसका दोस्त एप्स्टीन को बताता है कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म बन चुके हैं। मजीद वो पूछता है इमरान खान वही जो कि क्रिकेटर हैं, वो उसका जवाब इस्बात में देता है। उसके बाद जो जुमला सामने आता है वो ये आता है कि इमरान खान रेडिकल मुस्लिम है। रेडिकल की इस्तिलाह यकीनन आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता चलूं, जो लोग इस्लाम पर सख्ती से कारबंद होते हैं और साथ साथ इस्लाम का फ़रोग चाहते हैं, मगरिबी दुनिया उन्हें रेडिकल कहती है। और उसमें मिस्टर एप्स्टीन, मिस्टर कहते हुए मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जेफरी एप्स्टीन ये कहता है कि इमरान खान खामनाई और अर्दवान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये है एप्स्टीन का मौक़िफ़ जिसकी वजह से इमरान खान का नाम आया है। बहरहाल गैज़लीन मैक्सवेल के साथ जो तस्वीर है वो एडिटेड तस्वीर नहीं है, AI की जनरेटेड तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर है ओरिजिनल। एप्स्टीन फाइल्स में सिर्फ यही शख्सियात नहीं बल्कि ख़ानदानी रईस शख्सियात भी मौजूद हैं, जिनमें एक नाम आता है बरतानवी शहज़ादा एंड्रयू का। एंड्रयू जो कि बरतानवी शहज़ादे हैं, उसने एक 17 साला लड़की वर्जीनिया के साथ रेप किया, और वर्जीनिया ने आके जब ये बताया कि उसका जिनसी तौर पर इस्तेहसाल करने वाला एंड्रयू है, तो बरतानवी शाही खानदान ने एंड्रयू को उससे आग कर दिया, और एंड्रयू की गैरत ने खुद ही इस बात पर मलामत की और खुद ही वो शाही खानदान से अलग हो गए। मगर एप्स्टीन फाइल के अंदर इनका नाम भी मौजूद है। मगर अब बात है कि एप्स्टीन का अंजाम क्या हुआ और फिर आइंदा क्या होने वाला है। जी हाँ, जेफरी एप्स्टीन सबसे पहले 2005 में हाईलाइट हुआ जब पहली मर्तबा एक खातून ने उस पर इल्जाम लगाया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस वक्त FBI ने तफ्तीश करना शुरू की, मगर केस यूं ही दब गया। 2007 में एक मर्तबा फिर केस खुलता है और 3 लड़कियां एक साथ आती हैं और फिर इनकी तादाद 100 तक पहुंच जाती है। उस वक्त अमेरिकन पुलिस और FBI में हलचल होती है और बाकायदा केस को देखा जाने लगता है और जेफरी एप्स्टीन को कर लिया जाता है गिरफ्तार। मगर ये गिरफ्तारी प्ली बार्गेनिंग में खत्म हो जाती है और जेफरी एप्स्टीन को मिलती है सिर्फ 13 माह की सजा। और उस सजा में भी जेफरी एप्स्टीन 12 घंटे अपने दफ्तर जाता है और सिर्फ रात को सोने के लिए जेल में आता है।
کہا ہے انصاف. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بھرپور انصاف ہے، وہاں پر جیفری ایپسٹین جیسے شخص کو بھرپور رعایت ملتی ہے، اور یہ رعایت بھی کس کی مدد سے ملتی ہے؟ اس میں امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود انوالو ہوتا ہے. الیگزینڈر جو کہ اس کیس کا پروسیکیوٹر ہے، وہ پلی بارگیننگ کرواتا ہے، اور پھر ایپسٹین 13 ماہ کی سزا کاٹنے کے بعد باہر آتا ہے تو یہاں کے عادی مجرم کی طرح اور شدید بد سے بدترین مجرم بن جاتا ہے. ایپسٹین فائلز کی جو موجودہ تعداد بتائی جا رہی ہے وہ ہے 6 ملین، جن میں سے 3 ملین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس آ گئی ہے، اور اس نے کچھ حصے ہی کھولے ہیں جس میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں. بہرحال سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 2017 میں ایک مرتبہ پھر ایپسٹین کے متعلق کیس کھلتا ہے، اور اب کی بار سینکڑوں لڑکیاں خود آتی ہیں، اور ان میں سے ایک خاتون کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہاں پر انسانی گوشت کھایا جاتا ہے. یہی نہیں بلکہ ایک خاتون نے تو یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ایپسٹین کے جزیرے کے اندر شیطان کی پوجا ہوتی تھی، اور کچھ کہنے والوں نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ ہبل نامی بت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا تھا، اس کی شبیہ بھی جزیرے کے اندر موجود تھی. اب کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، مگر جو حرکات و سکنات وہاں پر ہو رہی ہیں اس سے یقیناً یہ بات واضح ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہوگا، کیونکہ کوئی کسی بھی عقیدے کا شخص ہو، چاہے وہ کتنا ہی غلیظ ترین شخص کیوں نہ ہو، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے بھی کئی مرتبہ سوچے گا جب وہ معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ ریپ کرے اور انسانی گوشت کھائے. اسٹار پوائنٹ کے معزز ناظرین، بات یہاں پر جب ہو رہی ہے کہ انسانی گوشت کھانا اور شیطان کی پوجا کرنا، تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ہے یہودی لابی. میں آپ کو یہ بعد میں اور آگے چل کے بتاؤں گا، مگر ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے اندر اس گھناؤنے کام کے اندر ملوث ہیں وہ سارے کے سارے بڑے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کا چہرہ صاف ستھرا دنیا کے سامنے پورٹرے کیا جاتا ہے. جبکہ دوسری جانب کوریا کے کم il جونگ کو دیکھیں، ایران کے سید علی خامنائی کو دیکھیں، یا پھر روس کے پوتن کو دیکھیں، ان میں سے کسی کا نام بھی ان فائلز کے اندر موجود نہیں ہے. اور جو لوگ اچھے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا ان لوگوں نے جن کے نام اس وقت ایپسٹین فائل کے اندر موجود ہیں. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا، کتنے ہی بچے شہید ہو گئے، کسی کی کان پر جوں تک نہیں رینگی. اس کی وجہ یہی انسانی گوشت ہے، یہی چیز ہے، یہی گنہگار کام ہے، یہی جرائم ہے جس نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اقوام متحدہ، اقوام عالم، سب کی سب کھڑی خاموش تماشائی ہے. ایران کو امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور کس وجہ سے؟ کہ پیچھے اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے لیے جو خطرہ محسوس کرتا ہے امریکہ اس کا سفیر بن کے اس ملک کو ڈرانے دھمکانے لگتا ہے. یقیناً آپ نے ان کا کھایا ہے، ان کے پاس آپ کے راز ہیں، اسی لیے آپ ان کے آگے اتنے جھکے جا رہے ہیں. آیا یہودی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جب دنیا گناہوں سے بھر جائے گی، دنیا کا کوئی بد سے بدتر گناہ ایسا نہیں رہے گا جو اس وقت انسان میں عام نہ ہو، اس وقت تک ان کا مسیح یعنی دجال نہیں آئے گا. ہم تیزی کے ساتھ آخری سٹیج کی جانب جا چکے ہیں. سارے منظر وہی آ رہے ہیں جس کے متعلق آج سے 20 سال پہلے ہم پڑھا کرتے تھے، اور جب پڑھتے تھے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں. اور پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جب ایک بڑی نشانی آئے گی تو دیگر نشانیاں اس طرح آنی شروع ہوں گی جس طرح تسبیح کے اندر سے دانے گرنا شروع ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے 20-25 سال کے اندر بدلنے والا منظرنامہ، اور گزشتہ 5-6 سال میں بدلنے والا منظرنامہ، اور پھر ان شرفا جیسے لوگوں کے نام سامنے آنا، اور پھر دنیا کے لیے نارملائز ہو جانا، جیسا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے خود اس خبر کو جاری کیا اور یہ بتایا کہ یہ لوگ ہیں، مگر ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ سب کچھ الزام ثابت ہوگا، اور ثابت ہو بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا، چونکہ ان لوگوں کے ہاتھ ہیں
بہت مضبوط، اور پھر یہ سب چیزیں ہو جائیں گی نارمل، اور پھر نارمل ہونے کے بعد انسان جرائم کے اس گڑھے میں جا گرے گا جہاں پر کوئی تمیز اور تہذیب نہیں ہے۔ مگر جاتے جاتے ایک اور اہم بات جو کہ چونکا دینے والی ہے، بہت بڑا انکشاف ہے، وہ کیا ہے؟ ایپسٹین کے پاس نکلتا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا۔ جی ہاں، اب آپ یہ سوچیں گے کہ ایک ایسے مکروہ، بلکہ مکروہ بھی اس کے لیے لفظ کم ہے، ایسے گھناؤنے شخص کے پاس خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا کیوں موجود تھا؟ اور اسے دینے والی تھی ایک سعودی خاتون عزیزہ جو کہ قطر میں مقیم ہے۔ اس نے یہ ٹکڑا بھیجا اور تفصیلات لکھی ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کا غلاف کا ٹکڑا ہے جسے کروڑوں مسلمان چومتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کا لمس اس پر موجود ہے، ان کے ہونٹوں کا لمس اس پر موجود ہے۔ اب سوچے، ایک ٹکڑا، کپڑے کے ٹکڑے کو ایک عیاش شخص لے کر کیا کرے گا؟ تو جناب بات یہ ہے، اس کے اندر ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ڈی این ایز۔ جی ہاں، ڈی این ایز ہیں، اور جیفری ایپسٹین نے اسے استعمال کروایا ہوگا بل گیٹس سے۔ بل گیٹس جو کہ پولیو کی ویکسین پہ پلاتے ہیں، بل گیٹس وہ جو کہ طرح طرح کے وائرس سے لڑنے کی ویکسینیشن کرواتے پھر رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اور ان لوگوں کے ڈی این ایز میں تبدیلیاں کر دیں جو کہ یہودیوں کے خلاف ہیں۔ بہرحال یہ ایک نکتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا ایپسٹین کے پاس تھا۔ اب یہ منظر کیا ڈراپ سین دکھائے گا؟ دنیا یکسر تبدیل ہو جائے گی، یا پھر یہی عام ہو کے خبر یوں ہی خبر بن کے ماضی کا ایک حصہ بن جائے گی؟ اس پر لوگ مقالے لکھیں گے، اس پر لوگ پی ایچ ڈی کریں گے، اور اسے انسانی تاریخ کا ایک گھناؤنا جرم کہنے کے بعد، ایک تاریخ لکھنے کے بعد لائبریریوں میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر ایپسٹین فائلز کے پیچھے جو لوگ ہیں اور جو عناصر ہیں، جو کچھ موجود ہیں، یاد رکھیے یہی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں اور یہی نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ ایپسٹین فائلز کے متعلق ہم نے اپنی اس ویڈیو میں مستند معلومات کے ساتھ آپ کو تمام گوشے آپ کو بتا دیے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ دنیا یقیناً تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اب تیسری عالمی جنگ کب شروع ہوتی ہے اور اس کے کیا بھیانک نتائج ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں ان مناظر کو دیکھنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی سٹار پوائنٹ سے اپنے میزبان ابصار احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔